गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज है अप्रैल 14 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज देखिए नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत कम है। आज कुछ ज़्यादा पेपर में आया नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक आए हैं उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये हम लोगों ने परसों भी बात किया था, तो हालांकि रिपीटेड सा रहने वाला है, लेकिन आज इसके अंदर थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा डिटेल ऐड की है, तो आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हो। डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, ये आज टेक्स्ट सेक्शन में समझाया गया है। अच्छा लगा मुझे आर्टिकल, तो कुछ नया करने को मिला आज। कुछ नया कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। मुद्रा योजना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, एशियान के बारे में हल्का सा बात करेंगे, पॉपुलर दलित एजेंडा ये आज का एडिटोरियल है, अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा बात करेंगे और उसके अलावा एक दो छोटे छोटे एडिटोरियल और भी हैं, आर्टिकल्स और भी हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, तो एक तो बड़ी बात यह है कि भैया आज अंबेडकर जयंती है, तो उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। और अंबेडकर जी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि भी है एक तरह से। और भारत रत्न रहे हैं, हालांकि इनको भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत लेट मिला। खैर, उस कंट्रोवर्सी में हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन यस, अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकॉनमी में और इनका जो इंडियन पॉलिटी में और जो सोशल अपलिफ्टमेंट है, दलित अपलिफ्टमेंट है, उसको लाइक आप टॉप पे रख सकते हो, क्योंकि इनसे बड़ा फिलोसोफर, इनसे बड़ा मतलब ये बहुत कुछ थे यार। ये हिस्टोरियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन तो थे ही खैर। राइट, तो और इनकी डिग्री आप देखने लगोगे ना, पर आधा दिन लग जाएगा, इतना सारा तो डिग्री है इनके ऊपर। मतलब जो रुपी का जो सिस्टम आजकल हम लोग फॉलो करते हैं, आरबीआई का जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो इनकी जो पीएचडी की थीसिस वगैरह थी ये उनके बेसिस पे ही है बेसिकली। तो अम्बेडकर जी हिस्टोरियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, बहुत कुछ थे भैया। और इनकी लाइफ जो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सभी के लिए, तो डेफिनेटली वो हमें देखना भी चाहिए इनकी लाइफ के बारे में और पढ़ना चाहिए डेफिनेटली। हम लोग नेहरू जी को पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, भगत सिंह को पढ़ते हैं, अम्बेडकर जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और अम्बेडकर वर्सेस गांधी एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल डिबेट भी है, जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। और हमारे एग्ज़ाम में भी, जीएस पेपर 4 में भी, 1 में भी, हर जगह आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है। गांधी जीज आइडियाज़ एंड वर्सेस अम्बेडकर जी जो आइडियाज़ के ऊपर डिबेट होती है, पर्सनल डिबेट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो पॉपुलरली इन्हें बाबा साहब जी कहा जाता है। और ये ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उसके कई सारे मेंबर थे, उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, नहीं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो वो गाइड किया करते थे, जो चीज़ उसके अंदर लिखी होती थी उसको एक बार रिव्यू किया करते थे और अपने इनपुट्स दिया करते थे, क्योंकि कानून के जानकार तो थे ही खैर बहुत बड़े। तो दुनिया भर का कानून इन्होंने पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पढ़े, तो एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा। तो ही वॉज बेसिकली कैप्टन ऑफ द शिप। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हें कई बार ना मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु। मतलब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि मनु इज कंसिडर्ड एज अ लॉ गिवर ऑफ हिंदूज। ठीक है, मनुस्मृति की बात आपने पता ही है। तो अंबेडकर जी वाज डेड अगेंस्ट मनुस्मृति, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इन्हीं को ही लोग जो है मॉडर्न मनु कहने लगे। यानी कि जो इंडिया का मॉडर्न कानून है वो इनके द्वारा जो है वो उस कमेटी को इन्होंने चेयर किया था। और उसके अलावा इन्होंने जो है देख सकते हैं, बहिष्कृत हितकरणी सभा इन्होंने एस्टेब्लिश किया टू प्रमोट एजुकेशन टू द सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट अमंग द दलित्स। उन्होंने कई सारी मैगजीन, जैसे जो है यहाँ पे मूक नायक, इक्वालिटी जनता, बहिष्कृत भारत, ये कुछ मैगजीन्स भी जो है इन्होंने स्टार्ट की थी। और यू नो वेरी वेल, जब अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्टोरेट जब स्टार्ट किया था फॉर द दलित्स, तो गांधी जी जो है उसके अगेंस्ट में जो है जेल में बंद थे, यार्डा जेल में, तो उन्होंने वहीं पे अनशन शुरू कर दिया था। और तब बाद में फिर जाके 1932 में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में अग्रीमेंट हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई जो दलित होते हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, रिजर्वेशन होगी, दलित रिजर्वेशन, जिसमें सभी लोग वोट करेंगे, सिर्फ दलित वोट नहीं करेंगे। इससे पहले प्रोविज़न ये था कि सिर्फ दलित लोग वोट करेंगे। जो आज भी ये जो पूना पैक्ट का जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन, बेसिकली वो आज भी यहाँ पे कहीं न कहीं चल रहा है, चल ही रहा है, राइट? उसके अलावा अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की थी। उसका बाद में जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अंदर चेंज कर दिया गया 1936। और 1937 में इसी पार्टी से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा बॉम्बे से। बट अनफॉर्चुनेटली 2 बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, दोनों बार ही हार गए। और अनफॉर्चुनेटली, और इंडिपेंडेंस के बाद जो है कांग्रेस में राज्यसभा की सीट से बेसिकली आए थे और फिर लॉ मिनिस्टर बने। और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के रूप में भी काम किया। जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको मैंने बता ही दिया, कांग्रेस की तरफ से ये राज्यसभा में आए थे क्योंकि इलेक्शन हार गए थे।
तो फिर इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया 1947 में। फिर बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन भी कर दिया, क्योंकि नेहरू जी के साथ खासकर हिंदू कोड बिल के ऊपर काफ़ी अग्रीमेंट नहीं बना इनके ऊपर। तो 1956 में अनफॉर्चुनेटली इनकी इल हेल्थ के कारण, खराब हेल्थ के कारण इनकी डेथ हो गई। और जो वहाँ पे जो जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, जहाँ पे इनका जो क्रीमेशन किया गया दादर के अंदर, उस जगह को चैतन्य भूमि कहा जाता है। इनकी डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिन कहा जाता है, राइट। और 14th ऑफ फेब को अंबेडकर जयंती हम लोग मनाते हैं, जो कि आज है। इसे भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो अम्बेडकर जी के बारे में डेफिनेटली सबको पढ़ना होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए, मुस्लिम्स कोटा निक्स्ट, निक्स्ट मतलब खत्म कर दिया यूजिंग फॉल्स अजम्पशन से सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली एक ओरल ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब जुबानी तरीके से जज साहब ने ये बोला है, लिखन में नहीं बोला, क्योंकि जब कोई चीज़ लिख दी जाती है जज साहब के द्वारा, वो उसका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ओरल ऑब्जर्वेशन किया है कि भाई कर्नाटका के अंदर जो 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन था, उसको स्क्रैप कर दिया गया 27 तारीख को। और वो जो रिजर्वेशन है आधा आधा बांट दिया गया वोकलिंग और लिंगायत कास्ट के अंदर, मतलब पूरा ही ख़त्म कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको ख़त्म करने से पहले सरकार ने किसी तरह का कोई कमीशन नहीं बनाया, किसी तरह की कोई स्टडी नहीं किया, ओवरनाइट उस रिजर्वेशन को ख़त्म करके बांट दिया। तो सीधी सी बात है, और मतलब इलेक्शन से जस्ट पहले। तो ये तो पॉलिटिकल मूव है, साफ साफ दिख रहा है, अंधे आदमी को भी दिख रहा है कि भैया साफ साफ ये पॉलिटिकल मूव है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी कह रहे हैं। जज साहब का ये कहना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है कर्नाटका में, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मोस्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बेसिकली जो मोस्ट बैकवर्ड से थोड़ा सा पीछे है। मतलब उनका ये कहना है कि मुस्लिम्स हैव बीन ट्रीटेड एज मोर बैकवर्ड कम्युनिटी, दे आर सैंडविच्ड समवेयर बिटवीन मोस्ट बैकवर्ड एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। मतलब ना तो मोस्ट बैकवर्ड है, ना ही वो बैकवर्ड है, बीच में कहीं आते हैं, इसलिए वो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। और ये एज रिजर्वेशन ऐसा तो नहीं है पे अभी 1-2 साल पहले था, बहुत सालों से मुस्लिम रिजर्वेशन चल रहा है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस, नॉट ओनली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बट सोशल बैकवर्डनेस ऑल्सो। तो इसलिए वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ हो गई। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एडमिशन्स वगैरह का प्रोसीजर अभी चलता है ना, बच्चे स्कूल से पास आउट होते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए कोई डायरेक्शंस वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है इंस्टीट्यूशंस वगैरह को। एक यहाँ पे इन्होंने जज साहब ने बड़ी बात बोली है। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बोली है कि मैं एम्पिरिकल डेटा नहीं सरकार ने दिखाया है कोई भी इस चीज़ को लेके, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भाई अभी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, अभी वो कहाँ पे आ जाएंगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आएंगी, क्योंकि आपने कोटा तो उनसे ले लिया। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किन को दिया जाता है, जहां पे ये इमेजिन किया जाता है दैट दे आर सोशली फॉरवर्ड, उनको ही दिया जाता है ना। और भाई यहाँ पे 8 लाख का क्राइटेरिया है, समझ रहे हो। 8 लाख इंडिया में कितने लोगों की इनकम होती है यार, 90% लोग तो वैसे ही बैकवर्डनेस में चले गए। अब उन्हें 8 लाख का इनकम, 8 लाख की इनकम समझते हो ना, बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। 70-75 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होती है भाई, तब जाके जो है आप 8 लाख की इनकम कैटेगरी में आते हो। तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के ने ही ऑब्जर्व किया है कि भाई ये ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी हो सकता है जिस तरह से जज साहब ने बोला है, फ्यूचर में हो सकता है इसको रिजेक्ट भी कर दें ये प्रपोजल को। खैर, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग, डीओपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसने एससी स्टेटस के लिए, और जो कन्वर्जन्स होते हैं, दलित कन्वर्जन्स होते हैं क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में खासकर, ये इन्होंने बोला है, दिया गया है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो कन्वर्जन होता है, दलित अगर कोई पर्सन है और अगर वो कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, तो उसका जो एससी का स्टेटस है वो नहीं दिया जाता। एसटी के स्टेटस को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एससी स्टेटस की बात हो रही है, ठीक है। ओबीसी को भी एज सच कोई खास लेना देना नहीं है। तो डीओपीटी का ब्रोशर क्या कहता है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अ पर्सन शैल बी हेल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी इफ ही बिलोंग्स टू अ कास्ट और अ ट्राइब विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सच। अगर किसी कास्ट को डिक्लेयर किया गया है एससी और एसटी, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, नो पर्सन हु प्रोफेसेस ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू सिख शैल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। हिंदू, सिख और बाद में इसमें बुद्धिस्ट भी जोड़ दिया गया 1990s के अंदर। इसके अलावा किसी भी तीसरे रिलीजन को हम लोग
एससीज नहीं मानेंगे, मतलब मुस्लिम्स के अंदर एससीज नहीं होते हैं, सिर्फ 3 रिलीजन के अंदर होते हैं, हिंदूज, सिख जो कि 1956 में ऐड किया गया, और बुद्धिस्ट जो कि 1990s में ऐड किया गया। और इन्होंने क्या कहा, फर्दर अ पर्सन बिलोंगिंग टू एससी और एसटी विल कंटिन्यू टू बी डीम्ड एज सच इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज मैरिज टू द नॉन शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी जनरल कैटेगरी में शादी हो जाती है, यू आर स्टिल कंसिडर्ड एज एन एससी एसटीज बिकॉज यू आर बोर्न, आपका जन्म ही एससी एसटीज में हुआ। तो ये तो इन्होंने यहाँ पे कहा, हाउएवर अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदुइज्म एंड सिखिज्म shall be accepted as a member of the SC if he has been received back and accepted as a member of the concerned SC। अगर आप पहले मान लो दलित थे, आप जो है आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, तो आपका इस चीज़ का स्टेटस गया। अब दोबारा से अगर हिंदुइज्म या सिखिज्म में आते हो तो आपके स्टेटस को दोबारा से रिवोक यहाँ पे किया जा सकता है। नो सच रिलीजन बेस्ड बार हाउ एवर ऑपरेट ऑन एससी एसटीज एंड ओबीसी। तो ओबीसी और एसटीज में रिलीजन का कोई खास लेना देना नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे सिर्फ बात एससीज की हो रही है। अब बात आती है इंटरकास्ट मैरिज की। वहाँ पे क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज में जो बच्चा होता है उसका क्या कास्ट यहाँ पे होगा। देखिए हमारे यहाँ पे क्या रहता है, जो बच्चे की जो कास्ट होती है यूजुअली वो फादर वाली कास्ट होती है, कास्ट सर्टिफिकेट पे जो है फादर की कास्ट ही होती है। और वो दोनों केस में है, अगर कोई जनरल कैटेगरी की अगर लोग लड़की है, अगर वो दलित से शादी कर लेती है तो उसका भी जो है बच्चा जो पैदा होगा दलित कास्ट से होगा, और एंड वाइस वर्सा। हाउएवर कोर्ट हैव टेकन नोट ऑफ द सराउंडिंग इन विच द चाइल्ड वाज ब्रॉट अप। ठीक है, किसी किसी केस में वो चेंज हो सकता है, केस टू केस वेरी करता है। अब मान लो यार किसी एक दलित लड़की ने जो है एक ब्राह्मण से शादी कर ली, उनका जो बच्चा हुआ तो डेफिनेटली वो ब्राह्मण ही होगा क्योंकि फादर वाली कास्ट कंसिडर करी जाएगी। बट अगर शादी मतलब बच्चा पैदा होने से पहले उनका डिवोर्स हो गया, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उनका डिवोर्स हो गया और उसको उसकी उसकी सिर्फ मदर ने ही पाला पोसा है, उस केस में उसकी कास्ट को दलित किया जा सकता है, केस टू केस बेसिस पे वो वेरी करता है। हालांकि रमेश भाई दभाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इसके लिए कुछ बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज में मदर की कास्ट को भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो बहुत प्रैक्टिस में जो है उसको नहीं किया जाता है। इवन 2008 के अंदर और 2006 के अंदर भी प्रपोजल आया है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि यार वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी कास्ट कंटिन्यू करना चाहता है। हालांकि इसको भी अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, बट फिलहाल स्टेटस यही है कि फादर की कास्ट को कंसिडर किया जाता है, और किसी एक्सट्रीम केस में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, मदर की कास्ट को भी किया जा सकता है एज पर सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज़ डब्बा ट्रेडिंग? देखिए यार, एक तो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो, आप उन कंपनीज के शेयर परचेज करते हो जो कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं। आप उनके शेयर परचेज करते हो, खरीदते हो, बेचते हो, पैसा कमाते हो, इन्वेस्टमेंट है वो आपकी, राइट। इंट्राडे भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, डिपेंड करता है। वो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। एक होती है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है जिसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हो, जिसमें आप शेयर्स परचेज नहीं करते हो। बेसिकली इट्स अ गैम्बलिंग। जैसे मैच के दौरान लोग करते हैं कई बार कि अच्छा बताओ इस ओवर में कितने रन बनेंगे, अगर इस ओवर में 10 रन मान लो 10 रन का टारगेट रखा गया है, और अगर 10 रन की बजाय 20 अगर रन बन गए ओवर के अंदर, तो आप उसको 10 रुपये दोगे क्योंकि आप हार गए। अगर 10 रन का जो बेस लाइन है, अगर 5 रन बने तो आपको 5 रुपये मिलेंगे क्योंकि आपके बेस लाइन से कम बने हैं। तो इट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे किसी कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो 1000 रुपये फिक्स कर दिया गया, ये बेस लाइन है। अगर उस कंपनी का शेयर 1500 रुपये चला जाता है तो इसका मतलब आप 500 रुपये जीत गए, और अगर 500 रुपये चला जाता है तो आप 500 रुपये हार गए। तो ये गैमलिंग है बेसिकली, ये ट्रेडिंग नहीं है, और इसको ही कहा जाता है डब्बा ट्रेडिंग, यानी कि बॉक्स ट्रेडिंग। और आजकल कुछ मोबाइल ऐप्स वगैरह भी आते हैं जिसके अंदर डब्बा ट्रेडिंग होती है। अब ये जो डब्बा ट्रेडिंग होती है, ये हमारे सेबी के रेगुलेशन से तो कम्प्लीटली बाहर होती है। इसके अंदर जो पैसा वगैरह कमाया जाता है वो भी पूरा कैश के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, और सीधी सी बात है भाई, कैश के अंदर होगी, डीडी के अंदर होगी, तो नॉर्मल बैंकिंग के थ्रू आप नहीं जाओगे। बट ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इससे टैक्सेशन से बच जाते हो आप। देखो रिस्की तो है ही भाई, है ना, ऑफ कोर्स वो तो है, लेकिन
क्योंकि आप रेगुलर बैंकिंग से नहीं जाते हो, आप रेगुलर रेगुलेटरी बॉडी से के थ्रू नहीं जाते हो, तो टैक्सेशन आप अवॉइड कर रहे हो। एंड इट मे ऑल्सो क्रिएट ब्लैक मनी, ब्लैक मनी खूब इन्वॉल्व होता है, और सरकार को तो नुकसान खैर यहाँ पे होता ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आप हार गए, कुछ 2-4 लाख रुपए आप हार गए, तो रिकवरी एजेंट्स जो है आपके घर पे आएंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, आपके सारे घर का सामान लेके चले जाएंगे। तो यानी कि आपको कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं है अगर आपकी पेमेंट डिफॉल्ट हो जाती है। और कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा जीत जाते हो, तो आपकी पेमेंट को बेसिकली रोक भी दिया जाता है, आपकी पेमेंट नहीं देता है वो आदमी, अगले वाला। आप उसको क्या ही उखाड़ लोगे भाई, क्या कर लोगे आप उसका, क्योंकि कुछ रेगुलेशन तो नहीं है यहाँ पे, पुलिस प्रोटेक्शन तो नहीं है। और ये इलीगल भी डिक्लेयर किया गया डब्बा ट्रेडिंग को। सेक्शन 2131 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसमें 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और 25 करोड़ रुपए तक का फाइन भी इस पे हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डब्बा ट्रेडिंग, दिस इज इनफॉर्मल ट्रेडिंग, ठीक है। इसको सेबी वगैरह कोई रेगुलेट इसको नहीं करता है। दोस्त क्रिटिसाइजिंग मुद्रा स्कीम डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ द माइक्रो फाइनेंस स्कीम, ये थोड़ा सा मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जो चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा था, देखिए मुद्रा लोन के अंदर जो मिनिमम लोन दिया जाता है वो आपका 50,000 से शुरू होता है, और इंडिया में करोड़ों महिलाओं ने ये लोन लिया हुआ है, मुद्रा लोन, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। तो चिदम्बरम साहब ने ट्वीट करके ये कहा था कि यार आज के टाइम में 50,000 में कौन सा बिजनेस शुरू होता है। तो या देखिए, मतलब चिदम्बरम साहब की हो सकता है 50,000 का वो डिनर करते हों, उनके लिए तो छोटा अमाउंट हो सकता है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए, एक ऐसी महिला के लिए जो थोड़ा काम शुरू करना चाहती है, उसके लिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट बहुत होता है भाई। अभी देश में गरीबी है, बहुत गरीबी है। हो सकता है चिदम्बरम साहब ने वो ना देखी हो, तो उसके जवाब में जो है पीएम ने ये कहा है कि भाई देखो 50,000 अमाउंट काफ़ी होता है और करोड़ों महिलाएं इसका बेनिफिट उठा रही हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंग, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बट येस, मुद्रा योजना के बारे में वी शुड नो। 8 अप्रैल 2015 को इसको शुरू किया गया था। इसमें जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। कहाँ, कौन सी कैटेगरी में? नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस में, ठीक है। और इनको कहा गया मुद्रा लोन। दीज लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ठीक है। इनके द्वारा ये दिया जाता है। मुद्रा लोन स्टैंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। अब मुद्रा लोन को जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण। शिशु लोन होते हैं जो कि 50,000 से कम के होते हैं। किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के हो सकते हैं। तरुण लोन 5 लाख से लेके जो है आपका, मतलब देखिए आप यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक के हो सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मुद्रा स्कीम के बारे में। चलिए जी, एशियान ग्रुप स्ट्रांगली कंडेम्स म्यांमार एयर स्ट्राइक दैट किल्ड डजन। कंडेम का मतलब भाई आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग, आपको डांट रहे हैं, आपके एक्शन का हम लोग अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रांगली कंडेम किया है। म्यांमार के अंदर अभी एक मिलिट्री स्ट्राइक उन्होंने कहीं पे किया और कई सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई। यूनाइटेड नेशन ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, एशियान ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एशियान का मेंबर है भैया म्यांमार, ठीक है। तो इसके दोस्तों ने ही म्यांमार को क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि म्यांमार में हुआ था कुछ टाइम पहले मिलिट्री कूप, अभी भी चल रहा है, जिसमें जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है और बहुत सारे लोगों को मारा भी गया है, और अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं म्यांमार के अंदर। तो एशियन ग्रुप के बारे में एक तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर हैं यहाँ पे। देखिए, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूने, ये सब इसका मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो अगर आप देखें इस मैप को, तो यहाँ पे आपके ये वाटर जो है चैनल नज़र आ रहा है ना, इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने पहले बहुत बार इसके बारे में बात की है। और यहाँ पे आ जाता है सिंगापुर, ये है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट को चाइना की दुखती रग भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, ये वाली, इस स्ट्रेट का नाम है सुंडा स्ट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी एक स्ट्रेट है, इसे कहा जाता है लोम्बाक स्ट्रेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, राइट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी छोटी छोटी स्ट्रेट हैं यहाँ पे,
तो लुम्बाग स्ट्रेट से आप ऐसे जाते हो, आप जो है इस तरह से ट्रैवल कर सकते हो। सुंडा स्ट्रेट से आप जो है फिर साउथ चाइना सी में जा सकते हो। मलक्का स्ट्रेट से भी जो है साउथ चाइना सी में और बाकी आगे जापान वगैरह भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक छोटा सा आइलैंड है, और ये इंडिया का आइलैंड है, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है भैया, हमारा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना। और आप ध्यान से देखें, अगर ये जो इंदिरा पॉइंट है जो आपका निकोबार आइलैंड के अंदर आता है, ये बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के सामने है। यानी चाइना वगैरह के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए जो भी शिप्स आते हैं मलक्का स्ट्रेट से, तो भाई वो यहाँ से आएंगे। और इंडिया अगर चाहे इस मलक्का स्ट्रेट को 5 मिनट के अंदर ब्लॉकेज कर सकता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है ये। तो चाइना चाहे जितना भी मर्जी पावरफुल हो जाए, जब तक चाइना मलक्का स्ट्रेट का अपना तोड़ नहीं निकालता है, तब तक वो इंडिया के हाथ में है। जब गलवान के अंदर इशू हुआ था, तो हम लोगों ने अपनी नेवी को यहाँ लगा दिया था मलक्का स्ट्रेट के ऊपर, तब जाके सोल्यूशन हुआ था। तो अभी के टाइम, और चाइना तो बेसिकली पाकिस्तान के थ्रू एक अल्टरनेटिव रूट निकालना चाहता है, अभी तक उसमें उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी भी मलक्का स्ट्रेट के थ्रू चाइना का जो है 60 से 65% ट्रेड यहीं से होता है। जो ऑयल वगैरह आता है, जो गैस वगैरह आती है, वो मलक्का स्ट्रेट से होकर ही आती है। तो एशियन ग्रुप के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके। 1967 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। और इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है इसकी कैपिटल है। और 8 अगस्त को जो है एशियन डे मनाया जाता है। इसका जो मोटो है क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इट्स लाइक वसुधैव कुटुंबकम ओनली। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और एशियन के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। नो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन इंडिया टू टेक एरिंग पुलिस ऑफिसर्स टू टास्क। देखिए, इंडिया में ना बहुत सारी कस्टोडियल डेथ होती हैं। कस्टोडियल डेथ आप समझते हो कि पुलिस किसी को पकड़ के लेके आती है थाने में, उसको मारती है, पीटती है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कस्टोडियल डेथ। इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल डेथ भी कहा जाता है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप तमिलनाडु, यूपी, बिहार, यहाँ पे बहुत होती हैं। तमिलनाडु का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया है। 2016 से लेकर 2022 के बीच में तमिलनाडु में 478 कस्टोडियल डेथ हो चुकी हैं भैया, बहुत ज़्यादा है। और बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक किसी भी पुलिस के ऊपर एग्जैक्टली प्रॉपर केस नहीं हुआ है। किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है, किसी की जॉब नहीं गई है, किसी को सज़ा नहीं हुई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड दिस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 22 विच इज़ राइट ऑफ द अक्यूज दैट अलाउज पुलिस टू पेनिट्रेट द वायलेंस। मतलब ये समझ लीजिए कि भाई, अगर पुलिस किसी को उठा लेती है, मतलब इस आर्टिकल के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई मुझे, पहली बार पता चला। आप ये समझ लीजिए कि पुलिस अगर इलीगल तरीके से किसी के घर में घुस जाती है, ठीक है, और किसी के घर में मान लो पुलिस को कुछ ड्रग्स मिल गई, तो पहली बात तो उस आदमी के घर से ड्रग्स मिली है तो ऑफ कोर्स उसके खिलाफ तो केस होगा ही होगा। लेकिन पुलिस जो इलीगल तरीके से घुसी है विदाउट एनी वारंट, पुलिस के खिलाफ कोई केस नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस आदमी को बेल मिल जाएगी, लेकिन भाई इलीगल एक्ट तो पुलिस ने भी किया है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ऐसा इंडिया में प्रोविज़न बेसिकली है ही नहीं। जबकि अगर आप अमेरिका में चले जाओ, अगर अमेरिका में बिना वारंट के पुलिस आपके घर में आती है, तो आप पुलिस के ऊपर सिविल केस कर सकते हो, ठीक है? और आपके घर में चाहे कुछ भी मिले, आपके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात पुलिस बिना वारंट के आई है। तो पुलिस के बिना वारंट आने का मतलब क्या है कि वो मैजिस्ट्रेट की बिना परमिशन के आई है, सीधी-सी बात है। और तो इसका मतलब गवर्नमेंट की उसके ऊपर, या जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर उसकी कोई नज़र है ही नहीं, और पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और खासकर जो शेड्यूल कास्ट की अगर आप बात करें, तमिलनाडु की इन्होंने खास स्पेशली एग्जांपल दिया है। जितनी भी जुडिशियल डेथ हुई हैं, इसमें से मोस्टली जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आज भी जब पुलिस कंप्लेंट वगैरह होती है, वहाँ पे आदमी के नाम के सामने अगर वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसके सामने KR और IR लिखा जाता है। ये कास्ट इंडिकेट करता है। KR मतलब फॉर IR मतलब इरूलर। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये इलीगल एक्टिविटी है, बट आज भी पुलिस जो है इसका यूज़ करती है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भैया थाने में CCTV लगा दीजिए, इससे नहीं होगा। उसका भी लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया। तो पुलिस क्या करती है, थाने में लेके ही नहीं जाती, कहीं और लेके जाती है, उसको वहाँ पे मारपीट करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस एट्रोसिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती हैं,
ये मैंने इस टॉपिक सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रखा है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है। तो आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा गूगल वगैरह करें, कुछ 2-4 आर्टिकल पढ़ें, एक खुद का एक सेपरेट नोट्स भी बना सकते हो। और लेट्स होप के फ्यूचर में कोई इस तरह का एडिटोरियल आए, आर्टिकल आए, तो हम लोग भी इसकी डिटेल में जाएँगे। आज तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर से इंट्रोडक्शन दिया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव। चलिए जी। द गोल ऑफ द बिल्डिंग अ पॉपुलर दलित एजेंडा। आर्टिकल बहुत उतना दमदार नहीं है जितना हो सकता था, और थोड़ा पॉलिटिकल भी है, तो मैंने तो कोशिश किया कि पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पे ना लेके आएँ। बट देखिए, एजेंडा जब वर्ड आ जाता है ना कहीं पे, एजेंडा अपने आप में ही बायसनेस होती है। किसी पर्टिकुलर एजेंडा के लिए आप काम कर रहे हो, सीधी-सी बात है। आपकी एक बायसनेस है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके लिए काम कर रहे हो। खैर मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें। अंबेडकर जी ने इंडिया में जो दलित अपलिफ्टमेंट की मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, उतना सक्सेसफुल नहीं मिला जितनी उनको उम्मीद थी। टाइम लगता है चीज़ों में, हज़ारों साल का डिस्क्रिमिनेशन है वो भैया 10, 20, 50 साल में तो जाएगा नहीं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट जो मॉडर्न लिबरल वैल्यूज़ हैं, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट है और जो डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हुआ है, इसकी वजह से हाँ, कुछ हद तक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है। पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कई तरह का अपलिफ्टमेंट होता है, पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिकल होता है, और इनके साथ-साथ आता है आपका एजुकेशनल। क्योंकि एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होता है तो इकोनॉमिकल तो खुद ही हो जाता है, और कुछ हद तक सोशल भी हो जाता है। कुछ हद तक इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशनली बहुत फॉरवर्ड हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत फॉरवर्ड हैं, उनके साथ फिर भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, कॉर्पोरेशंस में चले जाएँ, अभी भी होता है। उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यस, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ? रिजर्वेशन की वजह से। आप पंचायती राज में चले जाइए या स्टेट लेजिस्लेचर के चले अंदर चले जाइए, दलित रिजर्वेशन हमारे यहाँ पे है। तो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ठीक-ठाक इंडिया में हुआ है, राइट? और कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट, अंबेडकर जी का तो यही कहना था कि भैया कैपिटलिस्ट मूवमेंट आएगी, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज़ होगा, तो शायद जो दलित कम्युनिटी है उनका इकोनॉमिकल उत्थान होगा, क्योंकि जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अंबेडकर जी तो खैर सपोर्ट करते थे इस सिस्टम को, ठीक है, कि ज़्यादा जॉब्स आएंगी तो लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ जाएंगे, कास्ट बैरियर टूटेंगे, वो सारी सारी चीज़ें करके, ठीक है। देर इज़ अ लूमिंग फियर एज द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज़ बीन अग्रेसिव इन द अडोप्टिंग न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी दैट ऑफन अंडरमाइन सोशल जस्टिस सेफगार्ड मेंट फॉर द इमेंसिपेशन हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज्ड। क्या कहता है? एक तरफ तो जो कैपिटलिस्टिक मूवमेंट है ये अच्छा है दलित अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, आपके अंदर टैलेंट है तो आपकी जॉब मिल जाती है आपको। सबका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल उत्थान होता है तो उसके अंदर दलित अपने आप ही अपलिफ्टेड हो जाते हैं। इसका दूसरी साइड भी है। जब हर जगह प्राइवेट सेक्टर हो जाता है तो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है, क्योंकि सोशल जो आपको जस्टिस मिलना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिलता है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, और दोनों ही चीज़ें हम लोग देख भी रहे हैं। अ विजन फॉर द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो वीकर सेक्शन होता है उसको अपलिफ्ट करना है। सोशल जस्टिस डज नॉट मीन इक्वालिटी, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट। इक्वालिटी मीन्स ये होता है कि भाई सबको बराबर का जो है ट्रीट करें। सोशल जस्टिस मीन्स जो कमज़ोर है उसको अपलिफ्ट करें ताकि दोनों बराबर आ सकें। उसके बाद आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, जिसके अंदर टैलेंट होगा, हार्डवर्क करेगा, वो आगे चला जाएगा। ये मतलब होता है सोशल जस्टिस का। इक्वालिटी मतलब सबको बराबर ट्रीट करो। भैया आप एक ऐसी सोसाइटी में सबको बराबर कैसे ट्रीट कर सकते हो जो सोसाइटी अनइक्वल है? तो यू कैन नॉट ट्रीट अनइक्वल्स इक्वल। यू नीड टू फर्स्ट मेक people equal, then you treat them equal. So first you need to uplift the backward section to a certain level, है ना, so that backward and forward can come on the same line, then they can compete with each other. तो ये होता है सोशल जस्टिस। तो कॉलोनियल रूल जब इंडिया में आया, ब्रिटिश जब रूल इंडिया में आया, थोड़े मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आए, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से या फिर जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, उस समय मार्जिनल जो सेक्शन थे सोसाइटी में उनका थोड़ा अपलिफ्टमेंट शुरू हो गया था, बिकॉज कास्टिज्म एंड ऑल दैट वो उतना प्रोमिनेंट नहीं था ब्रिटिश टाइम में। तो था इंडियन सोसाइटी में तो था, लेकिन ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर ऐसा नहीं था। तो कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुई थी ब्रिटिश टाइम में, और उसकी वजह से कुछ जो पढ़े लिखे दलित लोग थे डेफिनेटली उनको बेनिफिट हुआ।
ये ऐसा अम्बेडकर जी ने भी ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है? और अम्बेडकर जी ने ये उम्मीद किया था कि भई जो जॉब रिज़र्वेशंस होती हैं और जो दलित रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ वगैरह के अंदर, लेटर ऑन जो है इसका बहुत बेनिफिट होगा और दलित कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल पावर आएगी। कुछ हद तक हुआ है डेफ़िनेटली, बट उतना जितना उन्होंने उम्मीद किया था अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं हो पाया। ठीक है, उसके अलावा जो नॉन पॉलिटिकल पब्लिक स्पेस हैं जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, कल्चर, आर्ट इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है? ये भी डेमोक्रेटाइज़ होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कास्टिज़्म काफ़ी हद तक होता है, ठीक है? इन मॉडर्न इंडिया इट वाज़ एक्सपेक्टेड दैट द पीपल वुड एन्जॉय द प्रॉफिट ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर विदाउट मच फियर ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द हैरेसमेंट। मतलब इनका ये कहना है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मतलब जैसे दिल्ली का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप बेंगलुरु का एग्ज़ाम्पल लीजिए, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, हर सेक्शन से यहाँ पे लोग आते हैं, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं, हर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अम्बेडकर जी का ये कहना था कि कॉस्मोपॉलिटन जब कल्चर आएगा इंडिया में, तो उसके अंदर कास्ट उतना रिजिड नहीं रहेगा, जितना हिस्टोरिकली हुआ करता था। और यहाँ पे अम्बेडकर जी बहुत हद तक सही भी थे। अगर आप सिटीज़ में जाएँ तो वहाँ पे कास्ट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम सरफेस पे। हाँ, थोड़ा सरफेस का आप अंदर जाओगे तो ऑफ कोर्स होता है, लेकिन लोग ओपनली कास्टिज़्म को प्रैक्टिस नहीं करते हैं अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में तो ओपन कास्टिज़्म को प्रैक्टिस किया जाता है आज भी, अगर आप गाँव-वाँव में चले जाओ, देखने को मिलेगा। फिर बात आती है दलित असर्शन की। असर्शन मतलब दलित एज़ एन आइडेंटिटी, अपने आप को जो है दिखाना, अपनी आइडेंटिटी को। अब वो बढ़ा है इंडिया में, ठीक है? अफ़र्मेटिव जो एक्शंस पॉलिसीज़ जो ली गई हैं सरकार के द्वारा, तो ऑफ कोर्स उसमें जो दलित सेक्शन है वो इमर्ज हुआ है एज़ अ मिडल क्लास। अर्बन लाइफ खासकर जो शहरों में जो है अर्बन दलित्स को बेनिफिट हुआ है, उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ, तो वो सब चीज़ें डेफ़िनेटली हुई हैं। फिर पॉलिटिकल क्लास में जैसे बहुजन समाज पार्टी ने 1990s में कास्ट के बेसिस पे अपलिफ्टमेंट करने की बात की। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आई इंडिया में जिसमें बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है, जिन्होंने दलित उत्थान की बात की। हालाँकि अभी बहुजन समाज पार्टी का उतना रेलेवेंस नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लेटर ऑन खुद बहुजन समाज पार्टी ने अपना मॉडल चेंज कर दिया और इन्होंने अपर कास्ट को भी इंक्लूड करना यहाँ पे शुरू कर दिया। और आज के टाइम में जिस तरह की मूवमेंट चल रही हैं, तो वहाँ पे तो दलित पूरा मूवमेंट एक लार्जर हिंदू जो कल्चर रिवाइवल हुआ है हिंदुत्व, उसके अंदर ही इंक्लूड किया जा रहा है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टीज़ की जो मूवमेंट्स वगैरह थी वो वीक होती नज़र आ रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। और रियलिटी तो यही है। और जैसे कि आप देखें दलित रिज़र्वेशन की बात करें तो आजकल हर सिटी के अंदर आपको अम्बेडकर चौक मिल जाएगा। ये भी तो दलित रिज़र्वेशन ही है। आप 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे दलित फिगर को आप जो है सिटी के अंदर उसका स्टैच्यू लगाओगे। नो, यू कुड नॉट इवन इमेजिन, राइट? लेकिन आज ऐसा होता है और अम्बेडकर जयंती बहुत ज़ोरों-शोरों से मनाई जाती है, राइट? तो ये दलित रिज़र्वेशन ही है, कहीं न कहीं एक्सेप्शन एक 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 एक्सेप्ट किया है कम्युनिटी ने, खुद की आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट किया है और सबने भी किया है, राइट? तो आज एक दलित आदमी जो है उतनी शर्म महसूस नहीं करता अपने आप को दलित बताने से जितनी वो बहुत साल पहले किया करता था या कुछ साल पहले किया करता था। तो दलित असर्शन का एक्सेप्टेंस बढ़ा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और अर्बन एरियाज़ में खासकर, है ना? वो ऐसी रियलिटी है। तो लेकिन हालाँकि अम्बेडकर जी ने जितना सोचा था उतना नहीं हो पाया। लेकिन येस, कुछ ना कुछ तो चीज़ें डेफ़िनेटली यहाँ पे हो ही रही हैं। तो जो हमारे जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, जुडिशरी, मीडिया, कल्चर वगैरह, यहाँ पे भी अभी थोड़ा-सा रिवाइवल करना ज़रूरी है। इट विल टेक सम टाइम, बस यस इट इज़ हैपनिंग, लेट्स होप थोड़ा कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए। एक यहाँ पे द रूल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल पार्टी, ये आर्टिकल मैंने आपको दे ही दिया था 2-3 दिन पहले। जब आप सरकार को आपकी पार्टी मतलब आप पार्टी को, ठीक है, जब नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया था, उसके अलावा जो टीएमसी है, सीपीआई है, एनसीपी है, इन्होंने अपना नेशनल पार्टी का वो खो दिया था। ठीक है? और अभी अगर आप पार्टी को देखें हम लोग आपको, तो गोवा, पंजाब, है ना? गुजरात और तो इधर जो है 4 स्टेट्स के अंदर बेसिकली ये एक ने इस समय स्टेट पार्टी बन गई है। तो अगर कोई पार्टी 4 स्टेट के अंदर अगर स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दी जाती है, तो उसको ऑटोमैटिकली नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें हुई, तो गोवा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली में 4 जगह पे वो स्टेट पार्टी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर के अंदर ही बची है, तो इसलिए इससे इसका स्टेटस ले लिया गया है। एनसीपी की बात करें तो दिस इज़ ओनली रिकॉग्नाइज्ड इन गोवा, मणिपुर और मेघालय, तो इससे भी स्टेटस ले लिया गया है। और एक्चुअली 2014 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी
नेशनल पार्टी डिक्लेयर की गई है और बाई चांस मान लो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, तो तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से उससे स्टेटस वापस नहीं लिया जाएगा। हम लोग अगले इलेक्शन का वेट करेंगे, तब जाके जो है उसे स्टेटस लिया जा सकता है। हालांकि तृणमूल जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछले साल ही अपना क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया था उसने नेशनल पार्टी का, बट स्टिल उसे नहीं लिया गया था। अब लिया गया है क्योंकि 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे तिपरा मोथा पार्टी है और उसके अलावा जनशक्ति पार्टी है, इनको स्टेट पार्टी रिकग्नाइज किया गया है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देख सकते हो। पुराना से आर्टिकल है, ये क्राइटेरियाज वगैरह लक्ष्मीकांत में सब दिया हुआ है। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन है, अपना स्टैटिक बुक से पढ़ा करो। लक्ष्मीकांत जो करंट वाला है वो करंट से पढ़ा करो, तो दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, कंप्लीट टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। कल मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।